नमस्कार। आपने अनिल कपूर की फिल्म नायक तो जरूर देखी होगी। उस फिल्म में हीरो जब एक दिन का सीएम बनता है तो दनादन फैसले लेता है, फाइलें तुरंत पास होती हैं और सिस्टम रातों रात बदलने लगता है। अब अगर यही सब पर्दे से निकलकर असल जिंदगी में होने लगे तो आप क्या कहेंगे? तमिलनाडु की सियासत में आजकल बिल्कुल यही नजारा देखने को मिल रहा है। बड़े पर्दे पर अपने एक्शन से लोगों का दिल जीतने वाले मास हीरो थलापति विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 10 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 38 घंटे के अंदर उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनका काम करने का अंदाज एकदम फिल्मी लग रहा है। शपथ वाले मंच से ही विजय ने लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का बड़ा ऐलान कर दिया। फिर सीएम की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले सैकड़ों शराब की दुकानों पर ताला जड़ने का कड़ा आदेश दे दिया है। इसके साथ ही महिलाओं को सोने की चेन और कैश देने जैसे वादे भी चर्चा में आ गए हैं। इन ताबड़तोड़ फैसलों की रफ्तार देखकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या हकीकत में ये सब इतना आसान है? क्या वाकई ये योजनाएं पूरी हो पाएंगी या ये महज सियासी स्टंट हैं? आखिर सभी बड़े बड़े वादों को जमीन पर उतारने के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? इस गणित को समझने और सरकारी खजाने की हकीकत जानने के लिए हमें पहले सीएम विजय के फैसलों को देखना होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही विजय ने 4 ऐसे बड़े आदेश जारी किए हैं जिनका असर आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सबसे पहला और बड़ा फैसला आम आदमी के बिजली बिल से जुड़ा है। तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया है कि उन परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी जिनका 2 महीने का खर्च 500 यूनिट तक रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले से राज्य के करीब 2 करोड़ 40 लाख घरेलू बिजली के कनेक्शन वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। महंगाई से जूझ रहे मिडिल क्लास के लिए यह फैसला बड़े सहारे की तरह है। दूसरा बड़ा कदम नशे के बढ़ते जाल के खिलाफ उठाया गया है। तमिलनाडु के हर जिले में अब एंटी ड्रग टास्क फोर्स बनाई जा रही है। पूरे राज्य में करीब 65 ऐसी स्पेशल टीम्स बनेंगी जिनका काम नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर नकेल कसना होगा। इस फैसले को इतना गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कोई मंत्री नहीं, खुद मुख्यमंत्री करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी जरूरी कदम उठाया गया है। सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स के नाम से महिलाओं के लिए खास यूनिट तैयार की जा रही है। ये फोर्स महिला अपराध रोकने, फौरन एक्शन लेने और शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए काम करेगी। मदुरई के एनजीओ एविडेंस के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध 40% तक बढ़े हैं। इसी डर के माहौल को खत्म करने के लिए ये फोर्स बनाई गई है। चौथे फैसले की चर्चा सबसे ज्यादा है। विजय सरकार ने आदेश दिया है कि शैक्षिक संस्थानों, बस स्टैंड और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली 717 सरकारी शराब की दुकानों पर ताला लगाया जाएगा। आंकड़ों को देखें तो इनमें से 276 दुकानें धार्मिक स्थलों के पास मौजूद हैं, 186 दुकानें शैक्षणिक संस्थानों के पास और 255 बस स्टैंड के करीब चल रही थी। इन्हें बंद करने का मतलब है कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। करीब 38 घंटे के अंदर लिए गए ये फैसले बताते हैं कि विजय सिर्फ बातें नहीं करना चाहते, वो फुल एक्शन के मूड में हैं। हीरो जो ठहरे, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि असली कहानी उनके घोषणा पत्र में दर्ज है। राजनीति के जानकार इसे वादों का जादुई पिटारा कह रहे हैं। अगर आप इन वादों को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें समाज के हर उस वर्ग को छूने की कोशिश की गई है जो चुनाव में हार जीत तय करता है। सबसे बड़ा फोकस आधी आबादी यानी महिलाओं पर रखा गया है, जिन्हें तमिलनाडु की राजनीति में गेम चेंजर माना जाता है। विजय ने महिलाओं को साधने के लिए जो योजनाएं पेश की हैं, उनमें सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव दिखता है। उदाहरण के लिए परिवार की मुखिया महिला के खाते में हर महीने 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस रकम से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आर्थिक आजादी मिलेगी। इसके साथ ही अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना के तहत हर परिवार को साल भर में 6 रसोई गैस सिलेंडर एकदम मुफ्त देने का वादा किया गया है। इन आर्थिक फायदों के अलावा कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो पारिवारिक भावनाओं को गहराई से छूती हैं। ऐसी एक योजना है अन्नन सीर थिट्टम, जिसका मतलब होता है भाई की भेंट।
इसके तहत गरीब परिवार की बेटियों को उनकी शादी के मौके पर 8 ग्राम सोना और सिल्क की साड़ी दी जाएगी। एक और योजना है थाई मामन थंगा मोथिरम। इसमें घर में बच्चा पैदा होने पर उसे सोने की अंगूठी और एक वेलकम किट मिलेगी। महिलाओं को सभी सरकारी बसों में बिना टिकट सफर करने की आजादी होगी। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सादे कपड़ों में और बॉडी कैमरे से लैस महिला पुलिस की 500 विशेष टीमें सड़कों पर तैनात रहेंगी। महिलाओं के बाद सबसे ज्यादा ध्यान राज्य के युवाओं और उनकी शिक्षा पर दिया गया है। कामराज शिक्षा आश्वासन योजना के तहत बहुत ही व्यवहारिक कदम उठाया गया है। सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों की माताओं को सालाना 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसका मकसद गरीब बच्चों को बाल मजदूरी से बचाकर स्कूल से जोड़े रखना है। उच्च शिक्षा हासिल करने की चाहत रखने वाले छात्रों को बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का कर्ज और पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए पूरी मदद मुहैया कराई जाएगी। तमिलनाडु में रोजगार हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है और इसे हल करने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जिन युवाओं ने ग्रेजुएशन कर लिया है उन्हें हर महीने 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वहीं डिप्लोमा धारकों को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। गांव के स्तर पर मुथलवर मक्कल सेवाई ननबन प्रोग्राम के जरिए 5 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है, जिनमें 18,000 रुपए तक तनख्वाह होगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में तमिलनाडु के निवासियों को 75% आरक्षण देने का वादा भी किया गया है। राज्य के किसानों के लिए तो विजय ने पूरा खजाना खोल दिया है। जिन किसानों के पास 5 एकड़ तक की खेती है उनका पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों का भी आधा कर्ज खत्म होगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए धान पर 3,500 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ने पर 4,500 रुपए प्रति टन की एमएसपी देने का वादा है। खेतों की सिंचाई आसान बनाने के लिए 5 लाख मुफ्त सोलर पंप सेट और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की सीधी मदद भी इस लिस्ट में शामिल है। विजय सरकार में समाज के कमजोर वर्गों और भविष्य की तकनीक को लेकर भी बड़े कदम उठाने की बात कही गई है। जहां देश में आमतौर पर 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, वहीं विजय ने हर परिवार को 25 लाख रुपए का भारी भरकम हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने का ऐलान किया है। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों की आर्थिक मदद के लिए 3,000 रुपए की मासिक पेंशन तय की गई है। इन लोक लुभावन वादों के अलावा तमिलनाडु को भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल कैपिटल बनाने का सपना भी दिखाया गया है, जिसके लिए अलग से एआई मंत्रालय और एआई सिटी बनाने की तैयारी है। ये तमाम योजनाएं सुनने में किसी आदर्श राज्य की कल्पना जैसी लगती हैं। एक आम नागरिक के लिए मुफ्त शिक्षा, इलाज, सोना और नकद पैसा मिलना बड़ी राहत की बात है। लेकिन इन सपनों को हकीकत बनाने की कीमत क्या होगी? अगर इन वादों का हिसाब किताब लगाया जाए तो आंकड़े हैरान कर देंगे, क्योंकि इन तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए विजय सरकार को हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम खर्च करनी होगी और ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम सिर्फ महिलाओं को मिलने वाले कैश की बात करें तो करीब 1,57,00,000 लाभार्थियों को 2,500 रुपए महीना देने में ही साल के 47,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। इसके बाद किसानों, मजदूरों और माताओं को मिलने वाली सीधी मदद का आर्थिक बोझ अलग से है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 80 लाख किसानों को मिलने वाली 15,000 की सालाना मदद तिजोरी पर लगभग 12,000 करोड़ का बोझ डालेगी। वहीं 1,85,00,000 घरों को साल में 6 मुफ्त सिलेंडर देने के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए और चाहिए होंगे। स्कूल जाने वाले बच्चों की 56 लाख माताओं को ग्रांट देने में भी 8,000 करोड़ से ज्यादा की रकम लगेगी। 96 लाख खेतिहर मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए देने का खर्च करीब 9,600 करोड़ बैठेगा। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को हर महीने भत्ता देने से सरकार के खजाने पर 5,400 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इस तरह कुल मिलाकर यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच जाता है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई छोटे राज्यों का पूरा साल भर का बजट निकल सकता है। यहां मैं एक बात साफ कर दूं कि ये सभी आंकड़े अनुमानित हैं। अब सवाल उठता है कि क्या तमिलनाडु की आर्थिक सेहत इतने बड़े खर्चे को झेलने के लिए तैयार है? किसी भी राज्य के लिए अपनी कुल कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ मुफ्त योजनाओं में झोंक देना जोखिम भरा फैसला हो सकता है। तो क्या विजय के पास इस खर्च को पूरा करने का कोई ठोस प्लान है या फिर राज्य की तिजोरी खाली होने वाली है? तमिलनाडु सरकार के पास पैसा कहां से आता है? पहले इस गणित को समझना जरूरी है। कोई भी राज्य सिर्फ हवा में वादे पूरे नहीं कर सकता।
अगर हम तमिलनाडु के खजाने को देखें तो ये अपनी कमाई के लिए ज्यादातर खुद के संसाधनों पर निर्भर है। खजाने में आने वाले हर 100 रुपए में से 75 रुपए राज्य खुद अपने दम पर जुटाता है। ये कमाई मुख्य रूप से राज्य के अपने जीएसटी, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स, जमीन की रजिस्ट्री यानी स्टैंप ड्यूटी और शराब की बिक्री से आती है। इसके बाद जो 25 रुपए बचते हैं वो केंद्र सरकार से मिलने वाले टैक्स के हिस्से और अलग अलग अनुदानों से आते हैं। ऊपरी तौर पर देखने पर यह कमाई का मजबूत और आत्मनिर्भर ढांचा लगता है। अब राज्य की अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 2025-26 के लिए राज्य की जीडीपी करीब 35 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा बहुत शानदार और सुकून देने वाला हो सकता है, लेकिन इस सुनहरी तस्वीर के पीछे का सच थोड़ा डराने वाला है, क्योंकि इस मजबूत अर्थव्यवस्था के कंधों पर 10.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज का बोझ है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष तक ये कर्ज बढ़कर करीब 10,75,000 करोड़ रुपए के पार चला जाएगा। खजाने और खर्च के इस मायाजाल को थोड़ा और आसान करते हैं। मौजूदा वक्त में तमिलनाडु सरकार के पास एक साल में कुल कमाई के तौर पर करीब 3,31,000 करोड़ रुपए जमा होते हैं। अब आप सोचेंगे कि 3 लाख करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है, फिर दिक्कत कहां है? असली परेशानी खर्चों के बंटवारे में है। सरकार की पूरी कमाई का 60% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ तय और पुराने खर्चों में निकल जाता है। इन खर्चों में लाखों कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और उन पुराने कर्जों का ब्याज शामिल है जो सरकार ने पहले लिए हुए हैं। ये ऐसे खर्च हैं जिन्हें चाहकर भी सरकार रोक नहीं सकती। इन सबको चुकाने के बाद सड़क, अस्पताल, पुल बनाने और नई योजनाओं को चलाने के लिए सरकार के पास बहुत ही कम पैसा बचता है। यहीं से विजय सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है और इसे आप अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाली दोहरी मार कह सकते हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि उनकी नई योजनाओं को लागू करने के लिए हर साल 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पैदा होगी। तो वहीं शपथ लेते ही उन्होंने जिन 700 से ज्यादा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है, उससे खजाने पर बहुत गहरी चोट लगने वाली है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि शराब की बिक्री कम होने या दुकानें बंद होने से सरकार को हर साल करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तरफ खर्च का पहाड़ खड़ा हो रहा है, दूसरी तरफ कमाई का सबसे बड़ा कुआं सूखने वाला है। इतने भारी वित्तीय दबाव और उलझे हुए गणित के बीच एक ही सवाल है कि थलापति विजय इन बड़े वादों को पूरा कैसे करेंगे। इस सवाल का जवाब उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में दिया था। विजय ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि राज्य के कुल बजट का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उन्होंने इसे स्टालिन सर टैक्स का नाम दिया था। विजय का दावा है कि इस 30% लूट में से 20% मुख्यमंत्री की जेब में जाता था और 10% उनके मंत्रियों के खाते में। तो विजय का मानना है कि अगर सिस्टम में से 30% की घूसखोरी और लूट को खत्म कर दिया जाए तो खजाने में इतना पैसा बच जाएगा कि बिना कोई नया कर्ज लिए सभी फ्री योजनाओं को जमीन पर उतारा जा सकेगा। लेकिन क्या इतना आसान है? भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करके सरकारी खजाना भरने का यह आइडिया सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है। हम सब जानते हैं कि चुनावी रैलियों में कागजों पर हिसाब लगाना और सत्ता में आने के बाद जमीन पर उसे लागू करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसे में क्या ये सारी योजनाएं सच में लागू हो पाएंगी या विजय को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे? इस सवाल का जवाब तमिलनाडु के वरिष्ठ पत्रकार भगवान सिंह की बातों में छुपा है। उनका मानना है कि राज्य पर जो पहले से भारी कर्ज हैं, उसे देखते हुए इन चुनावी वादों के लिए पैसा जुटाना विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि खुद विजय भी जमीनी हकीकत और खजाने की स्थिति को बहुत अच्छे से समझते हैं। शायद इसीलिए वो अब जनता की भारी उम्मीदों को थोड़ा संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा है कि कृपया थोड़ा धैर्य रखें और मुझे काम करने का समय दें। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, आपकी तरह एक इंसान हूं। मैं झूठे वादों से कभी आपको धोखा नहीं दूंगा और सिर्फ वही वादे करूंगा जिन्हें पूरा करना मुमकिन हो। हालांकि इस तरह की बातें हमने पहले भी और मुख्यमंत्रियों के मुंह से भी सुनी है। एक नेता के मुंह से ऐसी बातें सुनना थोड़ा अलग जरूर लगता है। राजनीति में जब भी खजाना खाली होने की बात आती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होना तय है। विजय ने अपनी पहली ही स्पीच में बड़ा धमाका करते हुए कहा कि पिछली डीएमके सरकार ने उन पर 10 लाख करोड़ रुपए का भारी कर्ज छोड़ दिया है।
इसकी हकीकत जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने श्वेत पत्र जारी करने का ऐलान कर दिया है। इस दस्तावेज में 2021 से 2026 तक राज्य की आर्थिक स्थिति का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने रखा जाएगा, खासकर राज्य की जनता के सामने। विजय के आरोपों का जवाब पूर्व सीएम एम के स्टालिन ने एक्स पर दिया। उन्होंने लिखा, राज्य का कर्ज तय सीमा के अंदर ही मौजूद है और हमारी सरकार ने अपने आखिरी बजट में सब कुछ विस्तार से बता दिया था। आर्थिक स्थिति जानने के बाद भी आपने बिना सोचे समझे जनता से इतने बड़े बड़े वादे कर डाले। तमिलनाडु की सियासत में इस व्हाइट पेपर का भी पुराना इतिहास रहा है। आपको बता दूं कि जब 2021 में एम के स्टालिन की सरकार बनी थी, तब उन्होंने भी तत्कालीन एआईएडीएमके सरकार के खिलाफ ऐसा ही दस्तावेज निकाला था। उस वक्त स्टालिन ने कहा था कि पिछली सरकार ने राज्य पर 6,75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ दिया है। यानी कर्ज का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की सियासी परंपरा काफी पुरानी है। मजे की बात तो यह है कि कर्ज का रोना हर सरकार होती है, लेकिन मुफ्त की योजनाओं का लालच देने में कोई पीछे नहीं रहता। तमिलनाडु की सियासत में चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटने का चलन आज का नहीं है। 1991 के दौर में जब जयललिता राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, तब उन्होंने ही मशहूर अम्मा कैंटीन की शुरुआत की थी। इस कैंटीन में गरीब मजदूरों को 1 रुपए में इडली और 5 रुपए में सांभर चावल खिलाया जाता था। गरीब परिवार की बेटियों की शादी में 8 ग्राम सोना देने की थलिक्कू थंगम योजना भी उन्हीं के समय शुरू हुई थी। समय के साथ अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने इस तरह की फ्री योजनाएं चलाई। फिर 2021 में एम के स्टालिन की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने भी इसी रास्ते पर कदम बढ़ाए। स्टालिन ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा और 100 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी कई योजनाएं लागू की। अब विजय भी इस किताब का नया और सबसे महंगा पन्ना लिख रहे हैं। वादा करने के मामले में विजय पिछली सरकारों से कई कदम आगे निकल गए हैं। पिछली डीएमके सरकार में महिलाओं को 1,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती थी, विजय ने इसे बढ़ाकर 2,500 रुपए महीने कर दिया है। डीएमके ने महिलाओं को सिर्फ साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी थी, विजय ने इसका दायरा काफी बड़ा कर दिया है। उन्होंने एक्सप्रेस और डीलक्स समेत सभी कैटेगरी की सरकारी बसों में सफर मुफ्त कर दिया है। इन फैसलों से जनता में खुशी तो बहुत है, पर आर्थिक नजरिए से चिंताएं भी कम नहीं है। अब वक्त है आज की चर्चा को समेटने का। थलापति विजय ने कुर्सी पर बैठते ही जो फैसले लिए हैं, वो यकीनन किसी एक्शन फिल्म के हीरो जैसे लगते हैं। असली परीक्षा बड़े पर्दे पर नहीं, सरकारी खजाने के बही खातों पर होगी। क्या वो तमिलनाडु को कर्ज के जाल से बचाते हुए इन बड़े वादों को पूरा कर पाएंगे, या फिर ये सारे शानदार ऐलान भी इतिहास में महज चुनावी वादों की तरह दर्ज होकर रह जाएंगे? ये सवाल जितना गंभीर है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प होने वाला है। आप इन ताबड़तोड़ फैसलों और मुफ्त की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर भेजें।